हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आज ठीक नहीं हूँ। आज मुझे कोल्ड फीवर और बॉडी पेन तो अभी ठीक है। एक्चुअली कल क्लास में ठंड लग गई थी, मीन्स पैर बहुत ठंडे हो गए थे, उसके बाद से फीवर हो गया था और कोल्ड भी हो गया था रात में। अभी भी हालत ऐसी है, ठंड लग रही है। और नमस्ते। हम्म। शाम को भी कुछ कह नहीं सकती मैं अभी। दवाई लेकर के सोई थी रात में, तो अभी थोड़ा ठीक है। बट अभी अगर ठंड लग गई फिर से तो फिर से वो डर है, क्योंकि क्लास में बैठ के ठंड बहुत लग जाती है। अच्छा जी। अभी मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी, मुझे सिर कवर करना पड़ेगा, मतलब सिर बहुत ठंडा हो रहा है। वैसे मैंने दुपट्टा रखा था सिर पे, बट वो वीडियो में सही नहीं आ रहा है। क्योंकि वेब कैमरा की वजह से उसका कलर खराब हो रहा है, तो इस वजह से अभी मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी ना। रजाई ओढ़ के बैठो, सोचा तो मैंने यही था कि कंबल ले लेती हूँ। वैसे मैंने पूरा कवर किया है और पैर कवर किए हैं। ये देखो बॉटल भी भर के रखी है, गरम पैर गरम करने के लिए। नहीं देखते हैं वीडियो बच्चे, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो जाएगी अभी तो। आप लोग ही हैं क्लास में। हम्म। हाँ, अभी मैं ऑफ कर देती हूँ, फिर मैं सिर ढक लूंगी ना अच्छे से। अच्छा आप बताओ, आप लोग कैसे हो और कैसे चल रही है स्टडी? हाँ, एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो टेंशन टेंशन है किसी को कि नहीं? किसी को तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, और जिसको है उसको ओवर ही है। ऐसा है ना? नींद नहीं खुल रही थी, सोए नहीं होंगे ना आप, रात में लेट सोए होंगे इसलिए नींद नहीं खुलती है। बहुत टेंशन है। ओके। नहीं, बहुत ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है, मतलब मुझे दोनों है। हम्म, कोई ना। अब मैं भूल गई थी कि बोलना नहीं है कुछ भी ना। वैसे सही बात है, ताना तो मैंने तुम्हें ही मारा था। याद नहीं रहता ना कई बार कि बोलना नहीं है किसी को कुछ। एक जैसी बहुत सारी रचनाएं हैं, ऐसा होता है। यही तो नेशनल लेवल का टेस्ट है, मजाक नहीं है ना। यही तो बात है। सॉरी लेट। कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा लेट नहीं है। एक जैसी बहुत सारी रचनाएं होती हैं यहाँ, तो फिर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कुछ चीजें। बट मुझे तो पता ही नहीं चलता था। बहुत बहुत चीजें तो बार बार पढ़ करके क्लियर हुई है। आदत पड़ गई है। आदत से मजबूर है ना। कोई ना, मैं छोड़ दूंगी इस आदत को धीरे धीरे। टेंशन मत लो। बताओ अंकिता को किस बात पे बात हो रही है? ऐसा नहीं है। तो तुम नाराज हो जाते हो ना बहुत जल्दी, उसका क्या करें?
हुँ। वैसे मैंने शॉल रखी है देखो, अब मैं ओढ़ने वाली हूँ शॉल। आपके गुस्से का बुरा नहीं लगता। तारीफ़ हो रही है। हाँ, सबकी तारीफ़ हो रही है, सही बात है। आपको बड़ा अजीब लगता होगा ना मुझे ठंड लग रही है ना? क्योंकि आपके वहाँ तो गर्मी है। तो आप सोचते होंगे मैं मज़ाक कर रही है शायद। यहाँ पर मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है इन दिनों में। कोई नहीं करता? अच्छा, क्या हो जाता है आपको? आपको पता है जो पढ़े-लिखे इंसान होते हैं ना, वो एकदम से गुस्से में नहीं आते हैं। यहाँ पे ठंड होती है। हाँ, नमस्ते विनोद, बहुत दिनों बाद क्लास में देखा मैंने आपको। हाँ, मतलब हो रही है, सुबह-शाम तो हर जगह ही हो गई होगी ना? हुँ, मैंने तो इस बार गर्मी ही नहीं देखी है, यहाँ पर गर्मी ही नहीं हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं, गुस्सा सभी को आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंट्रोल करना सीखो, है ना? 6 बजे बाहर निकली थी, अच्छा। रिकॉर्डेड देख लेते हो? ओके, मेलांचल समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? कल और परसों आप नहीं थे ना सुबह शायद? ऐसे हम पोल खुलवा ही देते हैं, है ना? ओके। तमस तो अभी पूरा हुआ नहीं ना हमारा? तमस पूरा नहीं हुआ है। मुझे समझना मुश्किल ही हम क्यों समझेंगे भाई? हमें क्या लोड पड़ी है? लोड समझते हो? हम्म। तो हमें क्या लोड पड़ी है समझने की बताओ? क्या बताऊं मैं? लोड मतलब जरूरत। लोड पंजाबी वर्ड है ना? मैनू की लोड है। अंकिता तो जानती होगी अपने गुरुजी को। कुछ कथन हमने पढ़ लिए थे, चलो अब पढ़ाई की बात करते हैं। कुछ कथन हम पढ़ रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा था इसको कि आप खुद ही पढ़ लेना। वैसे इसमें ना थोड़ी स्टोरी भी है बीच बीच में, तो फिर पढ़ लेते हैं इसको। पढ़ लें या छोड़ दें, ये खुद पढ़ लोगे?
बताओ। कोई ना, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, टेंशन मत लो। मैं अभी वीडियो ऑफ कर रही हूँ, अब मुझे मेरा सिर बहुत ठंडा हो रहा है, मैं सिर ढकने वाली हूँ। ओके, पढ़ा दो। 1 मिनट रुकना, मैं वीडियो ऑफ कर लूँ पहले। पढ़ लेते हैं। ओके, आप देखो अब सब ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करें। अब सभी यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। और अपना कॉपी पेन अपने हाथ में ले करके आप बैठेंगे, और फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। सभी का पढ़ाई पर अब ध्यान। ठीक है, स्माइल करें सभी। जल्दी से फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, खुशी खुशी से। ये उल्टी इमोजी का क्या अर्थ होता है जो अंशिका ने भेजी है, इसका क्या मतलब होता है? ओके गुड, चलो। यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की। ये लेखक का कथन है। ठीक है, ये कथन रिपीट हुआ है यहाँ पर, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है। अच्छा, हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। सुन लिया? समझदार लोग नहीं लड़ते हैं, जाहिल लोग लड़ते हैं। मैं नहीं कह रही, लेखक कह रहा है, भीष्म सानी। ओके, यहाँ यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, ये भी लेखक का कथन है। अच्छा, खुशी से लोटपोट हो गया। अच्छा, ये मतलब होता है इसका। ओके, एक्चुअली मुझे रियल में मीनिंग नहीं पता था, तो इसलिए मैंने पूछा। ओके, मैं सोचता हूँ इस वक्त सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए, और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हों। इस काम के लिए मैं समझता हूं कि अगर एक बस का इंतजाम हो सके, बस मतलब ट्रैवल करने वाली बस, ठीक है। लेखक के माध्यम से समझ रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं बोल रही, कहीं मेरे ऊपर ही वो मतलब मुद्दा खड़ा कर दिया जाए कि हाँ अच्छा ऐसा कहा आपने, तो इसलिए लेखक को मैंने आगे कर दिया ना। ओके, तो बस जो है जिसमें ट्रैवल करने वाली बस जो है,
जिस पर लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए जाएं और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करें, इसका बड़ा असर होगा। ये लुकेस साहब का कथन है। साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिर कावराना अनासार के खिलाफ हमें लड़ना है। यह जरूरी नहीं कि किसको नुमाइंदगी मिले। जरूरी यह है कि अमन कमेटी सबकी फिरकों की एक मुश्तरका जमात बने, ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर से अमन की अपील कर सकें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तजवीज करता हूं कि जनाब हयात बख्शी जी और ज्ञानी बोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। ये श्वेत दत्त कह रहा है। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचान भी लिया। नत्थु मर चुका था, वरना नत्थु यहां मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, काले चेहरे और कंटीली मूछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखी जा रही थी और लाउड स्पीकर में से नारे गूंज रहे थे। ये लेखक कह रहा है, यानी कि भीष्म साहनी। क्या है? जनरल जन सबसे ज्यादा नारे लगाता है। ओके, जर्नैल की बात कर रहे हैं ना आप? ओके, अब समझी मैं। एक मिनट वेट करना जरा। अच्छे से ढक लेती हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, हवा ठंडी आ रही है, पता नहीं कहाँ से। खिड़कियां दरवाजे भी बंद है तब भी। जर्नैल सबसे ज्यादा नारे लगाता है और अभी यहाँ पर लिखा है कि जर्नैल मारा गया है ना। उसी दोपहर को एक और मौत हुई। जर्नैल मारा गया। सनकी तो वो पहले ही था। बर्फें पड़ रही है? नहीं, बर्फ नहीं पड़ रही है। अभी बर्फ नहीं पड़ रही है, दिसंबर जनवरी में बर्फ पड़ती है। प्रियंका मैम की शादी में आ रहे हो आप लोग? पर आपके एग्जाम होंगे ना उस समय। जर्नैल मारा गया। सनकी तो वो पहले ही था। बगल में छड़ी दबाए लेफ्ट राइट करता हुआ दंगा रोकने निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि उसके मन में कोई विचार उठते थे या नहीं, पर दिल में बुलबुले जरूर उठते थे और कदम जरूर उठते थे और दिमाग में शायद सनक उठती थी। शहर में दंगा हो रहा है। बुलाया बुलाया नहीं? ओहो। अच्छा, ठीक है, अभी हम राग दरबारी पढ़ेंगे। अगर आपको बुला भी लेंगे तो आपके एग्जाम है ना। ब्लॉग देख लेंगे। अच्छा, ओके ओके। हाँ, मेरी बात तो कल हुई थी। कहते मैंने बोला तो है, कोई बात नहीं। अगर आपको बुलाएंगे भी तो आप कहाँ आ पाएंगे, एग्जाम है ना। या तो फॉर्म यहाँ का भरना है, शिमला का। शिमला का फॉर्म भरना तो आपको बहाना मिल जाएगा आने के लिए। पत्रिका नहीं मिला अभी, तो कार्ड नहीं छपे हैं ना। अभी तो एंगेजमेंट हुई है। हाँ, जिसने आना होगा वो शिमला का फॉर्म भरना। अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे होंगे ना आपने।
मेरा घर यही है बेटा, मैं अपने घर में खा लूंगी। टेंशन मत लो। हम्म। श्रीलाल शुक्ल, लेखक परिचय। 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ जिले के एक कस्बे अतरौली में उनका जन्म हुआ था। हम तो आपसे मिलने आएंगे। हाँ ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ, एग्जाम फॉर्म यहीं का भर लेना। मेरे घर का भी खा लोगे? अच्छा, कोई बात नहीं, कितना खा लोगे? हम्म। वो भौगोलिक रूप से तो लखनऊ जनपद का हिस्सा था, लेकिन वास्तव में जनपद सीतापुर और हरदोई की झांसी संस्कृति के कस्बे के रूप में जाना जाता रहा है। इसी जनपद के एक छोटे खेतीहर के परिवार में श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ। आप लोगों ने वो लेखकों की कालक्रमानुसार वो जन्म काल लिख लिया? विनोद ने तो मुझे दिखा दिया है लिख करके, और किसने दिखाया मुझे? अंजलि ने दिखाया है। बाकी तो किसी की रिपोर्ट नहीं आई, किसी ने कॉपी चेक करने के लिए दी नहीं मुझे। सिलेक्शन लेने के बाद ओके। लिखा है, अंकिता ने लिखा है। ओके। जिसने लिखा है, जिसने काम कर लिया है, वो फायदे में है ना? अच्छा नहीं लगता? लिख रहा हूँ, ओके। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको काम करना है ना? कहानी और नाटक का लिखा है, ओके। आपको बस काम करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है? मुझे भेजो ना भेजो, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ। तुम सोचते रहो बस। आज उपन्यास का लिख लेंगे, ओके। हम्म। अच्छा, मतलब सारा ही लिखते हो? हाँ, मतलब लिखने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन लिखने के साथ जिसको रिवीजन करने की भी आदत है ना, वो व्यक्ति बहुत सफल है, समझ लो। क्योंकि मुझे लिखने की आदत तो थी, लेकिन रिवीजन करने की आदत नहीं थी। मैं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे याद हो गया लिख करके। बट जब मैंने इसके ऊपर स्टडी करी, मतलब एक सर थे, उन्होंने बताया, उन्होंने इसके ऊपर कुछ स्टडी की है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, न्यूरो करके कुछ कोई कोर्स होता है। तो वहां पर उनको बताया गया था कि जो जिनको लिख करके याद करने की आदत होती है ना, वो मतलब अच्छे एक ट्रैक पर होता है, क्योंकि उनको ये लिख करके सब कुछ बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। बट ना, अगर वो रिवीजन नहीं करते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको रिवीजन करने की आदत नहीं है, उसको फिर याद नहीं रहता है कुछ भी। ठीक है। अच्छा अंकिता, फिर तो आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। हाँ, मैं भी, मतलब मैं हर पेपर संभाल के रखती हूँ। तो इवन जो मेरे गुरु हैं, मीन्स मैंने जिनके बारे में आपको पहले भी बताया था, वो भी ऐसा करते हैं। अगर उनके पास कोई कागज होता है तो वो मुझे दे देते हैं। और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, उनको पता है कि ये मतलब सारे कागजों का वो कर लेती है, वेस्ट नहीं करती है। तो वो सारे कागज इकट्ठे करके मुझे देते हैं, मैं उनको संभाल के रखती हूँ और उसके ऊपर लिख लेती हूँ जब मुझे कोई जरूरत पड़ती है। इसी जनपद के एक छोटे खेतीहार के परिवार में श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ। उनके पितामह होगा ये, संस्कृत, उर्दू और फारसी के ज्ञानी थे तथा एक विद्यालय में अ, अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। श्रीलाल शुक्ल के पिता
संगीत के शौकीन थे और पिता में द्वारा एकत्र की गई खेती से ही जीवन यापन करते थे। 1946 में उनके पिता का देहांत हो गया। श्रीलाल शुक्ल का विवाह गिरिजा देवी से हुआ था और उनके 4 बच्चे थे, जिनके नाम इस प्रकार है: रेखा अवस्थी, मधुलिका मेहता, आशुतोष आशुतोष शुक्ला और डॉक्टर विनीत माथुर। चलो, इनके बच्चों का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनका जन्म याद रखना है श्रीलाल शुक्ल का, और इनके उपन्यास याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो राग दरबारी। राग दरबारी का समय पता है आपको? तो जल्दी से, बातें तो कर ही रहे हो कमेंट में, राग दरबारी का समय बताओ। श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व अपने आप में एक ही मिसाल थी। सहज लेकिन तर्क विनोदी, लेकिन विद्वान, अनुशासन प्रिय लेकिन अराजक। श्रीलाल शुक्ल अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा का काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त था। श्रीलाल शुक्ल संगीत के शास्त्रीय और सुगम दोनों पक्षों के रसिक मर्मज्ञ थे। वे कथाक्रम समारोह समिति के भी अध्यक्ष थे। और श्रीलाल शुक्ल का जन्म क्या है? श्रीलाल शुक्ल जी ने गरीबी झेली, संघर्ष किया, लेकिन उसके विलाप से लेखन को नहीं भरा। उन्हें नई पीढ़ी भी सबसे ज्यादा पढ़ती थी। वे नई पीढ़ी को सबसे अधिक समझने और पढ़ने वाले वरिष्ठ रचनाकारों में से एक रहे थे। ना पढ़ने और लिखने के लिए लोग सैद्धांतिकी बनाते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का लिखना पढ़ना रुका तो स्वास्थ्य के गंभीर कारणों से। 1925 क्या हुआ अंजलि? श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व बड़ा सहज था। वो हमेशा मुस्कुराकर सबका स्वागत करते थे, लेकिन अपनी बात बिना हिचकिचाहट के कहते थे। व्यक्तित्व की इसी खूबी के चलते उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए भी व्यवस्था पर करारी चोट करने वाली राग दरबारी जैसी रचना हिंदी साहित्य को दी। श्रीलाल शुक्ल को 16 अक्टूबर को पार्किंसन बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये कौन सी बीमारी है, किसी को पता है? 86 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई 28 अक्टूबर 2011 को। 2011 में इनकी मृत्यु हुई है 86 वर्ष की आयु में। और इनका जन्म है 1925 और राग दरबारी का समय है 1968। ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें हाथ पैर से दिमाग में पहुंचने वाली नसें काम करना बंद कर देती है। ओके, तो पार्किंसन जो बीमारी है, मूवमेंट डिसऑर्डर है ना। कृष्णा सोपती 25, मोहन राकेश 25। अच्छा अंकिता, वेरी गुड। पंचघाट क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया मुझे। श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध रचना उपन्यास है इनके सोनी घाटी का सूरज सत्य, अज्ञात 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 62, राग दरबारी 68 जो आपके सिलेबस में है, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं 73, मकान 76, पहला पड़ाव 87, विश्रामपुर का संत 98, बब्बर सिंह और उसके साथी 99, राग विराग 2001, अंगद की पांव 58। अंगद की पांव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से वहां 70। कोई शरीर का हिस्सा काम नहीं करता, पैरालाइज क्या? ओके, व्यंग्य निबंध संग्रह, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना, मतलब इन्होंने व्यंग्य रचना ज्यादा की है और व्यंग्य रचनाओं के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए आपको तो आपको पता होना चाहिए। ओके, उमराव नगर में कुछ दिन 1986, कुछ जमीन में कुछ हवा में 1990, आओ बैठ लें कुछ देर 1995, अगली शताब्दी के शहर 1996, जहालत में 50 साल 2003, खबरों की जुगाली बहुत इंपॉर्टेंट है 2005। अच्छा, मतलब आपने ज्यादा टेंशन ले ली है लड़की शादी की, बोल रही हूँ सॉरी, पढ़ा एग्जाम की ज्यादा टेंशन ले ली, एक्चुअली अभी शादी दिमाग में
प्रियंका की शादी के कारण। कहानी संग्रह लघु कथाएं, ये घर में नहीं 79, सुरक्षा तथा अन्य कहानियां 91, इस उम्र में 2003, 10 प्रतिनिधि कहानी 2003, साक्षात्कार संग्रह मेरे साक्षात्कार 2002। जब हम नींद में बोलना पढ़ना शुरू कर देते हैं तो समझ लो कि बहुत ज्यादा टेंशन में हो। कुछ साहित्य चर्चा भी 2008, आलोचना भगवती चरण वर्मा 89, अमृतलाल नगर 94, और अज्ञे कुछ रंग कुछ राग। एक है सब रंग सब राग, ठीक है। ये अज्ञे वाली रचना कुछ रंग कुछ राग 1999 संस्मरण है। पुरस्कार 1970 में राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब ऐसा होता है ना तो नींद नहीं आती है, पता है आपको, नींद नींद चैन सब उड़ जाता है, वो लगता है ऐसा कि हम सो रहे हैं लेकिन सोते नहीं है। माइंड माइंड हमारा चलता रहता है और माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, तो मत बोलो ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। 1978 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद द्वारा ये पुरस्कृत किया गया इनको। 1988 में हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया। 1991 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का गोयल साहित्यिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1994 में हिंदी संस्थान का लोहिया सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार का शरद जोशी सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है। 1997 मध्य प्रदेश सरकार का मैथिली शरण गुप्त सम्मान से इनको नवाजा गया। 1999 बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान दिया गया। 2005 में तो देख लो इनको कितने सारे सम्मान मिले हैं, जो पुरस्कार और सम्मान सबसे ज्यादा तो आपको ध्यान रखने हैं, व्यास सम्मान, सरस्वती पुरस्कार और साहित्य अकादमी, ठीक है। जो ज्यादातर हैं, और जिन जिन लेखकों को, ये जिन जिन कवियों को सम्मान मिले हैं वो आपको सब एक जगह पे इकट्ठे करके याद करने हैं, ठीक है। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करो, ऐसे पहले सीक्वेंस में लगाया करो कोई भी चीज, फिर उसको याद किया करो। फिर उसके लिए चाहे आप ट्रिक बना लो कोई, चाहे कोई स्टोरी बना करके याद कर लो। फिर जब आप ऐसे कोई स्टोरी बना करके याद करोगे तो फिर आपको चीजें याद हो जाएंगी। 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान पुरस्कार इनको मिला था। 2008 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। श्रीलाल शुक्ल के जीवन के 80 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर 2008 में नई दिल्ली में एक सम्मान समारोह हुआ, मतलब उसका आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीलाल शुक्ल जीवन ही जीवन का विमोचन किया गया। मतलब श्रीलाल शुक्ल जीवन ही जीवन। मुख्य तथ्य, 1970 में राग दरबारी पर श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी, ये ध्यान रखना है आपको, 68 में ये लिखा गया, 68 में लिखा गया, और 70 में यानी कि 2 साल के बाद 70 में इनको साहित्य साहित्य अकादमी मिला, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस उपन्यास पर दूरदर्शन धारावाहिक का भी प्रचलन हुआ। अब इस पर मतलब धारावाहिक भी बना है, इसका मतलब कि आपको ये राग दरबारी की स्टोरी भी मिल जाएगी यूट्यूब पर, है ना, देख लेना। 1947 के बाद उत्तर भारत के गांव में फैली विसंगतियों का बखान इसमें मिलता है। इसमें सीरियल, इस पर सीरियल बना है तो आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसको भी देख लेना। यह उपन्यास 33 परिच्छेद में विभाजित है, जिसमें ग्राम्य जीवन की समीक्षा है। आंचलिक संदर्भ में व्यंग्य और प्रतीकात्मक भाषा की तीव्रता इस उपन्यास में प्राप्त होती है। लखनऊ नगर के ग्रामीण अंचल के शिवपालगंज की बोलचाल की भाषा इसमें परिलक्षित होती है। तो ये ग्रामीण अंचल शिवपालगंज, ठीक है। राग दरबारी में कहाँ का वर्णन है? शिवपालगंज का वर्णन है। बेटा आप ध्यान देना क्लास में, ठीक है। बातें बहुत हो गई हैं, क्लास में ध्यान दें प्लीज। सामान्य सरल हिंदी होते हुए भी भाषा में स्थानीय शब्दों की प्रचुरता दिखती है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक करवानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। ये गोपाल राय का कथन है। यह ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को
सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से अंत तक इसमें निसंग और सउद्देश्य व्यंग्य के साथ लिखा गया है। हिंदी का शायद यह पहला बृहद उपन्यास है। शिवपालगंज की कहानी, यस। पात्र है इसकी वैद्य जी। तो वैद्य जी के बारे में देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र वैद्य जी हैं। वे धुरी हैं। उनकी इच्छा के अन्य पात्रों के खिलाफ पात्रों के क्रियाकलाप नियंत्रित होते हैं और सारी घटनाएं घटती हैं जो उनके दायरे से बाहर झांकते हैं उन पर वैद्य जी की रोष दृष्टि पड़ती है और वे तबाह हो जाते हैं। पढ़ा है किसी ने ये? राग दरबारी उपन्यास किसी ने पढ़ा है? पढ़ा है, ओके। रंगनाथ। रंगनाथ भी इसमें इंपॉर्टेंट पात्र है। रंगनाथ और वैद्य जी के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे। रंगनाथ इतिहास में एमए पास नवयुवक हैं। मतलब इतिहास में एमए है, जैसे आप हिंदी में एमए है। जो शोध कार्य में लगा हुआ है वह वैद्य जी का भांजा है। स्वास्थ्य सुधारने और शोध कार्य करने के लिए सोचने के लिए गांव के प्राकृतिक वातावरण में रहना ठीक रहेगा, यही समझकर वे मामा के घर शिवपालगंज आ जाता है। शॉर्ट में पढ़ा है, ओके। रुपन बाबू। अभी तो वैसे भी शॉर्ट में ही पढ़ने का टाइम है आपके पास, पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते, टाइम कम है। बाकी सिलेबस भी कवर करना है। और पेपर टू को आपको ज्यादा टाइम, पेपर टू को मतलब अपने सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। फर्स्ट पेपर में आप वो सिर्फ वही करो, ज्यादा जोर मत लगाओ। आप सिर्फ वही करो जो आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। वही वही यूनिट तैयार करो फर्स्ट पेपर के लिए, जो आपको अच्छे से समझ में आती हैं और जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है कि इसको हम कर लेंगे। बाकी नया कुछ भी सीखने के लिए जोर मत लगाओ, है ना। असाइनमेंट ये आपको मैनेज तो करना पड़ेगा कुछ करके, है ना। तो जैसे मैनेज हो पा रहा है वैसे कर लो आप। तो आपका जो फर्स्ट पेपर, मतलब अगर मान लो आपको जैसे बहुत सारे बच्चे डीआई के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। डीआई नहीं आ रहा है आपको, छोड़ दो उसको, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कईयों का मैथ बहुत वीक होता है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। नहीं आ रहा है समझ में, तो इसके लिए जोर मत लगाओ बिल्कुल भी, इसको छोड़ दो, ठीक है। और जो जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है और टीचिंग है, जैसे एनवायरनमेंट है, तो ऐसे करके जो भी सब्जेक्ट, मतलब जो भी यूनिट्स हैं, उनको अच्छे से कर लो। हम्म। दिसंबर के लास्ट तक, ओके। तो जैसे कि आपका कंप्यूटर है ना। तो उसको अच्छे से कर लो। बाकी जो मैथ वाला पोर्शन है उसको आप छोड़ भी देंगे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेंशन मत लो किसी भी बात को लेकर के। अब मतलब जो समय आपके पास है उसमें ज्यादा नया सीखने पे जोर नहीं देना, है ना। और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है फर्स्ट पेपर को। एक दिन में 2 घंटे काफी हैं आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। और आप अपने सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि अगर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होगी तो आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। और जिनका मैथ अच्छा है वो मैथ पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि डीआई से, रीजनिंग से सवाल आते हैं अच्छे, है ना। तो जिनका मैथ अच्छा है वो कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसा मतलब आपको इजी लग रहा है, जो जो यूनिट्स आपको इजी लग रही, पहले उनको तैयार कर लो, ओके। क्योंकि अब टाइम नहीं है ज्यादा कि आप कुछ नया पढ़ें। तो अब नया पढ़ना छोड़ दो। पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन ज्यादा करो, है ना। जितना रिवीजन करोगे, कम से कम जो आपने पढ़ा है उसको तो आप अच्छे से कर लोगे।
ICT इसमें से ही। हाँ, इतने ही यूनिट्स काफी है ना। रूपन बाबू हैं वो 18 वर्षीय हैं। हाँ, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता ये मैथ, मतलब ज्यादा मैं इसमें जोर नहीं लगाती हूँ, ज्यादा पंगा नहीं लेती मैं मैथ के साथ। हम्म, मतलब मैंने भी अपने टाइम में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है मैथ वाले पोर्शन पर। और आने से तो चलो आ जाएगा, लेकिन कोशिश ही नहीं की कभी। ज्यादातर यही यूनिट्स मैंने भी पढ़ी, और मतलब सब्जेक्ट पे बस पकड़ बना लो, उतना काफी है। वैसे भी आपका सब्जेक्ट आगे काम आने वाला है। ओके, तो रूपन कितने साल का है? 18 साल का है। वे वैद जी के छोटे बेटे हैं। वे 10वीं कक्षा में 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। वे आवारा अनुशासनहीन विद्यार्थी आवारा अनुशासनहीन विद्यार्थी वर्ग के प्रतिनिधि नेता हैं। वे पढ़ाई को छोड़कर नेतागिरी और गुंडागर्दी में अधिक रुचि रखते हैं। नेता बनने के लिए वे प्रिंसिपल को अपना अधीनस्थ कर्मचारी समझते थे। वे कॉलेज के अध्यापकों के आचरण से असंतुष्ट थे। कॉलेज के मास्टर उनसे डरते थे और देखते ही नमस्ते कहते थे। वे कॉलेज प्रिंसिपल को धमका सकते थे, आदेश भी दे सकते थे। तो ये वाला क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि कॉलेज के मास्टर भी उनसे डरते थे, ये वाला कथन पूछा गया है। ये पूरा कि उनको देखते ही नमस्ते कहते थे। तो ये राग दरबारी में ये वाला कथन किस किस पात्र के लिए कहा गया है? तो वहां पर आपको बताना है, मतलब रूपन बाबू के लिए ये कथन है, ठीक है। अब है बद्री पहलवान। बद्री पहलवान वैद्य जी के जेठे पुत्र हैं। वे पिताजी के जेठे पुत्र मतलब बड़े बेटे हैं, पुत्र हैं। वे पिताजी के सलाहकार और आदेशों के पालन करता है ना। जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को सलाह भी देता है, तो सलाहकार भी होता है। अगर आप में से कोई बड़ा होगा तो आपको पता होगा। और आदेशों के पालन करता है। बद्री पहलवान का अखाड़ा है, जहां वे गुंडों बदमाशों का गिरोह तैयार करते हैं। वे इन शिष्यों के गुरु कहलाते हैं। छोटे पहलवान इनके अखाड़े से प्रशिक्षित हैं। उनके शिष्य समाज में आतंक फैलाए निरंकुश घूमते हैं। वे चोरी, मारपीट, डकैती, व्यभिचार आदि गैर कानूनी हथियार रखने आदि में लिप्त रहते हैं। गुरु बद्री पहलवान को इन शिष्यों की सुरक्षा तथा संरक्षण देने और जमानत में लाने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है, मतलब गुरु को। अच्छा, ठीक है, आगे लिखा ही था। गुरु बद्री पहलवान को इन शिष्यों को सुरक्षा तथा संरक्षण देने और जमानत में लाने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए उन्हें गांव के बाहर किसी गांव में या अदालत के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है। ऐसे शिष्यों को बद्री पहलवान पालक बालक मानते हैं। पालक बालक उनकी शक्ति है। पिताजी के इशारे से ये प्रतिपक्ष को डंडे के बल से चित कर देते हैं। सारी समस्याएं इस तरह से सुलझ जाती हैं। छोटा पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर, बद्री अग्रवाल के एक गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में लगातार सहभागिता है। प्रिंसिपल साहब कौन है इसमें? जैसा कि नाम का अर्थ है, प्रिंसिपल साहब छामल विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य है। कॉलेज में कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ उनका संबंध साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोगनाथ जो है वो स्थानीय गुंडा है, लगभग हमेशा नशे में। वह प्रत्येक दो सिलेबल्स के बीच एफ ध्वनि डालने के लिए एक अनूठी भाषा बोलता है। सनीचर, सनीचर के बारे में बहुत पूछा जाता है। असली नाम मंगलदास, लेकिन लोग उसे सनीचर कहते हैं। वह असली नाम मंगलदास है, ध्यान रखेंगे। वह वैद्य जी का नौकर है वो वैद्य जी का, और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली प्रधान नेता बनाया जाता है उसको। फिर है लंगड़। वह अवस्थी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो जाता है। राग दरबारी के मुख्य कथनों को देखेंगे। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं, पर हिंदुस्तानी को
हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे को जहां किफायत हो वह उधर को मुंह मारता है। मास्टर मोतीराम लड़कों से सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्ज में ले जाकर बैठा लो। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने का यही एक खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज शास्त्र सर्वोपरि है और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फूल नहीं है तो रोमांटिक कार्रवाइयां हैं। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करें, बेचारा बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहनी हैं। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। यहां भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक हैं और उन्हें मारने से पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की जरूरत है, रोब के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। छोटे पहलवान बोले, जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। छोटे पहलवान बोले, अच्छा ठीक है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, कथन याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुटबंदी परात्मा अनुभूति की चरम दशा का नाम है। उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाता है। देखो, ज्यादा कथन नोट नहीं करने हैं आपको, है ना। जिसके लिए मैं इंपॉर्टेंट कहूँ वो आपको नोट करना है, बाकी आपको पढ़ लेने हैं। अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ध्यान रह जाएगा कि कौन से उपन्यास का ये कथन है। ठीक है। वेदांत हमारी परंपरा है और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आप बामन हैं और मैं भी बामन हूं। नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, ये चपरासी प्रिंसिपल से कहते हैं। बामन बामन मतलब ब्राह्मण। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये रूपन रंगनाथ से कह रहा है। जनता के रुपए पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। ये गया दिन का कथन मालवीय से। वहीं एक ट्रक था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहो जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। कहा तो घास खोद रहा हूं, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साला एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ये रंगनाथ ड्राइवर से कह रहा है। इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। ये भी इसका इंपॉर्टेंट कथन है इस उपन्यास का। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांव की में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है और अपराध ना हुआ तो उसे करा सकता है। नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। वहां
लड़की की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी, उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यह यही चौकी है, एक कोने पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। तब तब बढ़ा चढ़ाकर तब बड़ी चढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है। यह उसी के लिए है। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है। क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का धर्म है, तो ये भी एक व्यंग्यात्मक कथन है। ठीक है, टाक दरबारी से। तो मतलब बता रहे हैं कि संविधान में अनुच्छेद 17 में इस छुआछूत को खत्म कर दिया गया जाति प्रथा को लेकर के। लेकिन ये तो सिर्फ कविता ही रह गई है, और देश में तो वही जाति और धर्म चल ही रहा है ना, छुआछूत का व्यवहार हो ही रहा है, क्योंकि कविता के सहारे तो लोग नहीं जीते हैं। तो ये एक व्यंग्य किया गया है ना। गांधी जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे, और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी जी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी। इसको भी देख लेना कथन को। आगे चलते हैं। चुनाव की चौंचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं, है ना। तो मतलब ये भी इसमें मतलब पूरा इसमें स्पष्ट किया गया है इस उपन्यास में कि चुनाव लड़ते तो हैं और बड़े खुश होकर के लोग वोट भी देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद अब नया आदमी नया नेता चुनेंगे तो शायद कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है, नया नेता भी भ्रष्ट हो जाता है। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी बैली अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस है। देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। रुपन ये रंगनाथ से कह रहे हैं कि अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। तो मतलब वैसे भी हम अपनी निजी लाइफ में भी देखते हैं, अगर तो अगर हम खुश हैं हर सिचुएशन में, तो कोई कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। तो यही यहाँ पर भी कह रहे हैं। ये साले टेक्स्ट बुक के समझ लीजिए, सड़े गले फल ही हैं। लॉन्डो के पेट इन्हीं से भरते हैं, इन्हीं को भरते रहते हैं। कोई हजम करता है, कोई नहीं करता। ये भाई प्रिंसिपल से कह रहे हैं, मतलब भाई है तो लैंग्वेज भाई वाली है। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर ही उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। हम्म। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालक चालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वह अपनी इज्जत अपने पालक बालकों को सौंप देता है। पालक बालक उसे इज्जत को फोचना शुरू करते हैं। जब वैद्य जी वोट भी मांग रहे थे तो मना कौन कर सकता है। हमें कौन वोट का अचार डालना है, ले जाएं, वैद्य जी ही ले जाएं, इक्के वाला सनीचर से कह रहा है। शिवपालगंज में सभी जानते थे कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणामतः प्रधान का पद बड़ा हो, लाभदायक और गुणकारी था। ये कॉलेज प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए, और वास्तव में उनके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे, और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो कहीं भी पान खाने के इंतजाम कर ले और कहीं भी अ, पेशाब की जगह ढूंढ ले। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने
बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतार कर लाई गई लड़की से करता है। कहा मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे करूंगा। ये नौजवान गए दिन से कह रहा है ना, ऐसा होता है ना, प्रेम किसी और से और शादी किसी और से, और वो भी मतलब उससे जहां से दहेज बहुत ज्यादा मिले। और ऐसा शायद यूपी में बहुत ज्यादा होता है ना। सोते को जगाया जा सकता है, पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए। ये वैद्य जी गया दीन से कह रहे हैं। हमारे न्याय शास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहां बस का अड्डा होता है वहां गंदगी होती है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान देना। बिहार में दहेज बहुत मिलता है। हम्म, मिलता नहीं है, मांगते हैं, डिमांड करते हैं वहां पर सीधी। इतना दोगे तब हम लड़की देंगे, मतलब लड़की लेंगे, शादी करेंगे। सोच समझ के शादियां होती है, दहेज कहाँ से ज्यादा मिलेगा। मतलब होता है, अंदर खाते में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो, और जनता आसानी से नहीं जीतती। ये रंगनाथ का कथन है। ठीक है। वैसे हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं होता है, अपनी मर्जी से कोई देना चाहे तो दे सकता है, डिमांड कोई नहीं रखता है। और आजकल जो शादियां होती हैं वो आज आप भी यूपी से हो विनोद? आजकल जो शादियां होती हैं मीन्स यहाँ हिमाचल में, तो वो ऐसी हो जाती हैं बिन दहेज, बिन मतलब बहुत रेयर लोग दहेज लेते हैं। और मतलब अगर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो अपने प्यार से दे देते हैं। जैसे कोई डिमांड नहीं है, और हमेशा लड़के की तरफ से यही बोला जाता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हरियाणा। ओके। सौदे होते हैं, हाँ सही बात है। अंजलि यूपी से है। आरती यूपी से है। आ, वाराणसी। ओके। गाड़ी कैश फुल, अच्छा। गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, हाँ। सही है। ये प्रेम के पंथ में कराल महातरवार की धार पे धावना है। किसका कथन है? सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है? रुपन बाबू ठहाका मारकर हंसे। दादा ये शिवपालगंज है। यहाँ यह बताना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ। इंपॉर्टेंट कथन। यूपी से ज्यादा है, यूपी से बहुत ज्यादा बच्चे मैंने हर जगह पर देखे हैं। वैसे अच्छा है, मुझे यूपी बिहार की लैंग्वेज बहुत पसंद है। रुपन मुंह लटका कर बैठे हुए थे वे दादा। सारे मुल्क में शिवपालगंज ही फैला हुआ है। रूपन रंगनाथ से भुनभुनाए, मुझे तो लगता है ये रूपन रंगनाथ से कह रहे हैं। बोधा बोधा बोधा, वेरी गुड। तो भाई जो प्रेम का रास्ता है ना, मैं दिल्ली से भी यूपी से भी अंशिका। अच्छा, ऐसा क्यों? एमपी की पसंद नहीं है, एमपी में ज्यादा जानती नहीं हूँ। अ, अंशिका, हाँ मैं अंशिका को पूछ रही हूँ कि दोनों जगह से क्यों, कहीं मायका ससुराल वाला वो तो नहीं है आपका हिसाब? एम एमपी, पूनम एमपी से, ओके। तो एमपी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। और दो लड़कियां एमपी से हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं पढ़ाती थी पहले ही पर्सनली। तो उतना ही वो जो बताते हैं एमपी के बारे में, मुझे उतना ही पता है, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, दिल्ली में रहती है, यूपी पसंद है, ओके। तो दिल्ली और यूपी तो आसपास ही है ना? एमपी वाले, एमपी वाले अपने हाथ ऊपर करो। एमपी वाले भी काफी हैं, मेरी मेरी क्लास में बच्चे, मुझे पता है। लखनऊ और मुंबई और वाराणसी।
ग्वालियर। ग्वालियर ये राजस्थान में? यूपी, ओके। हरियाणा से। हरियाणा से मैं ही हूँ, नहीं एक कोई और भी हरियाणा से है। एमपी और महाराष्ट्र दोनों से, ओके। अच्छा, दोनों जगह जाती रहती हैं। ओके। जिंदगी नामा उपन्यास किस किसने पढ़ा है? 79 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हरियाणा से सिर्फ विनोद ही है यहाँ क्लास में अभी, है ना? ओके। नहीं पढ़ा है। ग्वालियर अलग है, अच्छा। पढ़ा है। हम्म। तो हिमाचल से भी मैं अकेली हूँ ना, और कोई नहीं है। विनोद भी हरियाणा, हरियाणा से अकेले। और ओके। कब तक क्लास लोगे? जब तक मेरा मन करेगा। अच्छा, 8-10 हो गए, ओके। चलो, जिंदगी नामा फिर शाम की क्लास में करते हैं इसको कवर। आपको इसकी स्टोरी तो समझ नहीं आई होगी, है ना? तो स्टोरी भी समझानी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो शाम की क्लास में स्टोरी समझाती हूँ। आपका बंटी पढ़ने वाले हैं हम शाम की क्लास में। आपका बंटी मैंने पूरा उपन्यास यहाँ पे रखा है, पूरा मतलब कि काफी है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी आपका बंटी की है। तो ये दोनों, जिंदगी नामा और आपका बंटी, दोनों ही पढ़ने वाले हैं शाम की क्लास में, फिर हमारे उपन्यास खत्म हो जाएंगे। और कल की क्लास में फिर हम कुछ और करेंगे, मतलब अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लास इज ऑसम। यू आर सो ग्रेट, ओके, थैंक यू। क्या क्या कह रहे हैं? अब मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ एक बार। नाइस क्लास मैम। ओके। विनोद, थैंक यू। मैम हमें कल भी पढ़ना है। अच्छा, क्या पढ़ना है कल? असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आ जाएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे क्या? शाम को सुनिए, सुनाइएगा स्टोरी, हाँ। शाम को स्टोरी सुना दूंगी। ओके। ओके, बाय आरती। थैंक यू सो मच, नाइस सेशन, ओके, थैंक यू वेरी मच। लड़ाई करेंगे शाम को। तुम पहले प्लानिंग करा करो बस। लड़ने की प्लानिंग। चलो ठीक है, फिर बाय सबको, हैव अ नाइस डे। शाम की क्लास में मिलेंगे दो उपन्यासों के साथ, जिंदगी नामा और आपका बंटी, और रात दरबारी की स्टोरी समझा दूंगी बाकी शॉर्ट में, ठीक है? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। तो एंड कर रही हूँ। बाय बाय सबको, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं शाम को।